गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम वीबीटी को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर जो रह गया है वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वही जो नीट या जेई में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनका कोई एक दो क्वेश्चन कर कर देख लेंगे और इससे हमारी जो वीबीटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एमओटी स्टार्ट हो जाएगी और एमओटी के अंत के अंदर इस चैप्टर का कंप्लीशन हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे वो क्या थी, वो ये थी कि क्लास 11th की बात चल रही थी और क्लास 11th में हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो sp3 की होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं टेट्राहेड्रल का। वो होता है आपका H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल भी जो ज्योमेट्री दिखाता है वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन जो उसकी शेप होती है वो बेंट या वी टाइप की होती है। वो कैसे बनती है वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले सेंट्रल एटम जो होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 4 2 6 और 2 8 क्या होता है, 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो s ऑर्बिटल बनाओ, p ऑर्बिटल बनाओ, p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल में 2 और इसमें 4 बना लिए। ये ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते, एक्साइटेशन तो कर नहीं सकते, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में जब जाएगा तो हमें क्या चाहिए, sp3, p के तो 3 और s का 1, तो ये जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3 4। 4 ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, 2 बॉन्डिंग के लिए रहेंगे और 2 लोन पेयर्स रहेंगे। अब क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल आएंगे, मतलब हाइड्रोजन एटम आएंगे और इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना देंगे और H2 मॉलिक्यूल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, इसके अंदर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाती हैं और जिनमें से 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो बॉन्ड नहीं बनाते, और जो 2 होते हैं उनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये तो आपका क्या हो गया, एक सेकंड मैंने लाइट नहीं जलाई। हाँ, अब ज्यादा रोशनी आ रही होगी। तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि 2 तो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और 2 उसके लोन पेयर होते हैं। तो टेट्राहेड्रल शेप की अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल शेप अगर इसकी बनाए, अगर इसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, एक तो ऑक्सीजन, बहुत लाइट चल रहा है ये, है ना, इसको हटाते हैं, इसको यूज करते हैं। इसके अंदर ये जो है ये लोन पेयर हो गया मान लो, और ये जो है आपकी ऑर्बिटल्स, ये आपकी sp3 ऑर्बिटल्स है, ये सब sp3 के अंदर आता है। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन आएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपका जो शेप है वो वीबीटी बताता है। वीबीटी बताता है कि ऐसी इसकी शेप होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर हम एक्चुअल शेप बनाएंगे तो ये जो लोन पेयर है इनको क्या करेंगे, हटा देंगे और ये बैंड शेप का आपका H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला खत्म। इसके बाद आते हैं हम sp3d के ऊपर, जिसके अंदर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स तो अप एंड डाउन होते हैं और एक ट्रायंगुलर प्लेनर बना होता है। ट्रायंगुलर प्लेनर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री जो होती है उसको बनाने की ट्राई करते हैं। देखो, पहले sp3 हो गया ना,
अब हम sp3d और sp3d2 भी करेंगे, ठीक है। उससे पहले कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे C2H4 है, ठीक है, जिसमें कार्बन और कार्बन जो है वो दोनों जुड़े होते हैं। एक तो उसमें डबल बॉन्ड होता है और दो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू समझना चाहें तो हम क्या समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता होगा, एक 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं और एक क्या बनाना है, पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है। एक 3 तो हमें क्या बनाने हैं, सिग्मा बॉन्ड, और एक हमें क्या बनाना है, पाई बॉन्ड। तो जो कार्बन मॉलिक्यूल होगा, ये कार्बन एटम हो गया। ये कार्बन एटम जो अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है उससे एक तो सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन कोलिजन से बना देगा, ठीक है। दो यहां पर बन जाएंगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। तो ये तो हो गया क्या, सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये सारे क्या है, आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब हम क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड मैंने बताया था आपको जब मैं इसके स्ट्रक्चर्स या ओवरलैपिंग बता रहा था पिछली क्लास में, तब मैंने बताया था कि इसके अंदर पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। इसको थोड़ा टिल्टेड बना लो जिससे आपका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये वाली लोब इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ये वाली लोब इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगी इन दोनों की, और ये ऐसे बनता है डबल बॉन्ड आपका। आ गई बात समझ में। तो ये आपका मॉलिक्यूल कौन सा है, C2H2, ठीक है। एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला में क्या होगा, C2H है, ये 4 होता है, देखो 4 है ना हाइड्रोजन, तो ये C2H4 का स्ट्रक्चर है। अगर हमें बनाना हो C2H2 का स्ट्रक्चर, अगर हमें बनाना हो किसका स्ट्रक्चर, C2 और H2 का, तो हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि इसके अंदर एक हाइड्रोजन वाला जो है, एक हाइड्रोजन और कम हो रहा है, एक एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे, ठीक है। और कार्बन क्या करेगा, अपने साथ ही एक बॉन्ड और बना लेगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जो बनेगा ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, जिसके अंदर आपके पास दो तो क्या है, दो तो आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड, एंड सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 एंड 3। आ गई बात समझ। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, अब ये कौन सा मॉलिक्यूल है, C2H2, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कंसेप्ट से हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे बनता है आपका C2H2 मॉलिक्यूल। आ गई बात समझ, ठीक है। ये तो पुरानी बातें हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात ये सुनो, इसके अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात हो ना, तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करोगे तो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही आपके क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हिस्सा नहीं होते। तो इसके अंदर ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा वाले 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp, ठीक है। जो प्रीवियस एग्जांपल था उसके अंदर 3 बॉन्ड बना रहा था सिग्मा वाले, तो उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की वो क्या होगी, sp2। आगे बात समझ, ये वाली कौन सी है, sp है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम होता है, और ऐसे ये सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। चलिए जी, आज मेरा मार्कर पता नहीं कहाँ चला गया, वो वाला जो अच्छे से लिखता था, ये वाला थोड़ा लाइट चलता है ना। तो लाइट चलता है तो दिक्कत है, लेकिन हम फिर भी काम तो करेंगे ना। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है sp3d का,
किसका एग्जांपल, sp3d का। अब d ऑर्बिटल भी आपकी पिक्चर के अंदर आ रही है, तो इसका जो एग्जांपल होता है वो ये होता है कि PCl5 मॉलिक्यूल जो है वो आपका इसका एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम की बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। क्यों, क्योंकि वो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है तो 5। अगर इसके पास क्या होंगे, यहां पर d ऑर्बिटल है, ठीक है, थोड़ा इस साइड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या पता है d ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, 5 होती है, तो 5 वहां बनेगी नहीं, इसलिए मुझे ये रब करना पड़ेगा और फास्फोरस को यहां पर लिखना पड़ेगा। ये क्या है S, ये क्या है P और ये क्या है D। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, तो 2 तो इसमें होंगे पहले, फिर 3 इसमें होंगे, 2 3 4 और 5। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, 5 बॉन्ड बनाने हैं, इसके 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होके कहां चला जाएगा, d ऑर्बिटल के अंदर। वन टू थ्री फोर एंड 5, ये डी के अंदर चला गया, ठीक है, यहां से एक्साइट होकर यहां चला गया। अब क्लोरीन आएगा, क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, 5 क्लोरीन आएंगे, पांचों क्लोरीन क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गई, ये हो गई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये सब क्या है आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आ गई बात समझ, ये क्या है आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएं तो हमें ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि फास्फोरस अगर सेंटर में है तो ये 5 ऑर्बिटल्स बनाता है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स का निर्माण करेगा। और क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल हमेशा p ऑर्बिटल से बनाता है। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, तो 3 तो प्लेन में है, 3 तो प्लेन के अंदर है और 2 प्लेन के ऊपर है। इस ज्योमेट्री को क्या बोलना चाहोगे, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लोरीन एटम है ये। क्लोरीन एटम कहां से आ रहे हैं, 2 तो एक्सियल पोजीशन से, ये दोनों जो पोजीशन है वो कैसी है, एक्सियल, और जो ये पोजीशन है ये कैसी है, इक्वेटोरियल। अब अगर एंगल्स की बात करें तो जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना आपका, ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल होता है ये कितने का होता है, 120 डिग्री का, ठीक है। तो 120 120 एंड 120, ये भी मैंने थोड़ा वैसे बना दिया, लेकिन अगर आप अच्छे से ट्रायंगल बनाओगे तो ये भी 120 का ही बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर 3 तो क्या होते हैं, 120 डिग्री के एंगल होते हैं, और 90 डिग्री के कितने एंगल होते हैं, ये 90 डिग्री का इस पूरे प्लेन के ऊपर, ये 90 डिग्री का इस पूरे प्लेन के ऊपर। तो 90 के ये इसके साथ भी बना रहा है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ऐसे करके 3 नीचे 3 ऊपर, तो 6 90 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है, और 3 क्या होंगे, 120 डिग्री के एंगल होंगे। तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या होता है, PCl5 का, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम sp3d2 के ऊपर। ये जो एंगल्स है ना, ये आप ध्यान रखिए, ज्योमेट्री को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए
और फिर आपको एंगल्स का पता चलेगा, ठीक है। और उन एंगल्स से बहुत कुछ सोल्व होने वाला है, और न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जाता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं sp3d2 की। sp3d2 की अगर बात करें तो उसका एग्जांपल हमने वेस्पर थ्योरी में sf6 पढ़ा था ना, sf6 पढ़ा था। सल्फर जो होता है उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही सब करेंगे हम। कितने होते हैं, ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो कितने होते होंगे, 6 होते हैं। 6 होते हैं तो 6 बना दो भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर ये एक्साइटेशन कर ले, अगर ये क्या कर ले, एक्साइटेशन कर ले 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3, और ये s ऑर्बिटल, तो मान लो यहां पर है, ये यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। ये सल्फर क्या है आपका, एक्साइटेड स्टेट वाला है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 6 बॉन्ड ये अब बना सकता है। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो होगा, फ्लोरीन एटम जो होगा, वो आराम से इनके पास आएगा और क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ठीक है। तो ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन एटम आए और ऑर्बिटल्स पे उन्होंने अटैक कर दिया, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां दे दी, इन ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तैयार है। अब जो ये ऑर्बिटल हैं, ये कितनी ऑर्बिटल्स हैं, देखो देखो जरा, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑर्बिटल्स है। 6 ऑर्बिटल्स के अंदर 3 ऑर्बिटल तो क्या है आपकी p वाली, 2 ऑर्बिटल क्या है आपकी d वाली, 1 ऑर्बिटल क्या है आपकी s वाली। तो इस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, sp3d2, तो वही तो मैंने लिखी है। अब हम क्या करेंगे, sf6 को बना के देखेंगे। अब तो पहले तो हमने क्या बनाया है, एज अ सिंपल बनाया है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली बनाकर देखेंगे sf6 को। तो sf6 को बनाते हैं। sf6 को अगर बनाएंगे तो सल्फर क्या है आपका, सेंट्रल एटम। सल्फर क्या है आपका, सेंट्रल एटम, ठीक है। इसके पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लो। ये आपकी क्या हो गई, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्या होगा, फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन के और कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, p ऑर्बिटल के अंदर। तो p की शेप जो होती है वो बनाना, s मत बनाने लग जाना। क्लोरीन का जैसे बनाया था वैसे ही फ्लोरीन का भी बनेगा। ये आएगा नहीं यहाँ पर, ये आप एज्यूम कर लेना ये फ्लोरीन का है, सॉरी। ठीक है, तो ये फ्लोरीन के एटम आ गए। ये क्या है, फ्लोरीन के है। ये क्या है, फ्लोरीन के sf6 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी अगर शेप देखोगे तो वही आपकी ऑक्टाहेड्रली निकलेगी, सॉरी। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम अगर मैं पूरी ऑक्टाहेड्रल बनाऊंगा तो ये कैसी शेप है आपकी, ऑक्टाहेड्रल है। कैसी है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल क्या है आपकी शेप है। कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है। अच्छा जी, अब जो ऑक्टाहेड्रल शेप है इसके अंदर अगर हम एंगल्स की बात करें तो ये वाला जो एंगल अगर देखा जाए, ये वाला एंगल देखा जाए, जो एफ का एंगल है, इसको हम कितने का बोलेंगे, 180 डिग्री का, है ना।
ऐसे ही अगर इस एंगल को देखोगे तो ये भी कितने का है, 180 डिग्री का है। तो आपके पास दो एंगल ऐसे नहीं, दो क्यों है, एक ये वाला है और एक एक देखो ये आपका प्लेन है, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है। तो जो ये दोनों एटम्स हैं ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन जो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है इसका जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, वो भी 180 डिग्री का बनेगा। तो जो आपकी ऊपर वाले हैं और ये नीचे वाले को मिला रहा हूं मैं, इसमें जो एंगल बन रहा है ये भी कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। तो तीन एंगल्स कितने के हैं, 180 डिग्री के हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स कट करते हैं तो 90 डिग्री पे करते हैं। तो एक ये वाला जो एंगल बनेगा 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो चार इसके कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए। चार ही नहीं हुए, ये वाला जो है ये प्लेन के ऊपर गिरा हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड है ये प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है। तो इन सारे एटम्स के साथ ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो ये वाला जो फ्लोरीन है ये इन सब से क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो चार ऊपर वाले, चार नीचे वाले, 8 ये हो गए, 8 और 4 12, यानी टोटल 90 डिग्री के एंगल कितने हैं यहाँ पर, 12। 12 90 डिग्री का एंगल है, 3 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे यही पूछा गया, क्या पूछा गया कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मॉलिक्यूल जो होता है उसमें अगर हम बात करें 180 डिग्री के एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री के एंगल कितने होंगे। पहला ऑप्शन दिया 4, पहला ऑप्शन दिया 4, सेकंड ऑप्शन दिया 3 और थर्ड ऑप्शन दिया 2 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया 6। तो तीन ऐसे एंगल हैं जो कितने के हैं, 180 डिग्री के। आ गई बात समझ। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये कि जो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 है ना, तो d जो होती है, जो जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ऑर्बिटल की जितनी ऑर्बिटल्स होती है उनके डायग्राम बना के दिखाए थे। उसके अंदर डी 5 तरह की होती हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो जो हो देखो लिख लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, ये क्या होती है आपकी डी ऑर्बिटल्स होती है। और इसमें यूज कितनी हो रही है, 2। तो ये पूछ रहा है, एक क्वेश्चन इसमें दिया है कि जब ये sp3d2 जो होती है हाइब्रिडाइजेशन, उसके अंदर जो 2 डी यूज होते हैं वो इनमें से कौन से होते हैं। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले जो 2 डी होते हैं वही यूज होते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। आ गई बात समझ। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये ज्योमेट्रीज, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपकी वीबीटी तो हो जाती है खत्म। ठीक है, उसके अलावा दो क्वेश्चन मैंने करा दिए और एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं। ठीक है, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आज ये मार्कर ढंग से नहीं चल रहा है। ठीक है, कल मैं मार्कर चेंज करूंगा जिससे कि आपको और क्लियरली विजिबल होगा। क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इन विच 2 स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। देखो भाई, जब भी क्वेश्चन आए आइसोस्ट्रक्चरल का, आइसोस्ट्रक्चरल, तो आइसोस्ट्रक्चरल का अगर क्वेश्चन आया है तो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर्स को काउंट करना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नंबर्स आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन नंबर्स का आपको पता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, अगर आपके इलेक्ट्रॉन काउंट किसी में 2 में सेम हो जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी और नंबर ऑफ आपके साइड एटम्स भी, तब आप ये कह सकते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर होगा सिमिलर होगा। जैसे पहला एग्जांपल है pF6 माइनस, पहला पूछा है क्या,
PF6 माइनस, ये A है, ठीक है। फोस्फोरस की बात हो रही है, फोस्फोरस और 6 PF6 है और एक SF6 है। देखो देखने से ही आपको क्या पता, थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश कीजिए। सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन का है, फोस्फोरस जो होता है वो नाइट्रोजन का है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके बराबर का हो गया या नहीं हो गया? तो इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो गया। दैट मींस ये आइसोस्ट्रक्चरल, उसने पूछा है आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, इनमें से कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है? तो ये तो है आइसोस्ट्रक्चरल, ये आंसर नहीं होगा। फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो दे रखा है IO3 माइनस XeO3 माइनस, नहीं XeO3 ओनली। तो आयोडीन Xc जो होता है वो लास्ट 18 ग्रुप का मेंबर है, 18 ग्रुप जो होता है उसका मेंबर है। तो आपको ये पता है फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन वाली फैमिली का आयोडीन वाला मेंबर है ये। आयोडीन जो होता है वो फ्लोरीन फैमिली में आता है, हैलोजन फैमिली में आता है। हैलोजन फैमिली में नेगेटिव चार्ज देंगे तो वो अगले ग्रुप के अंदर चला जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी आइसोस्ट्रक्चरल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज इसको इसके इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल लेके जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, आइसोस्ट्रक्चरल होगा। अगला है BH4NH4 पॉजिटिव, BH का 4 नेगेटिव और NH4 का पॉजिटिव। देखो बोरोन को नेगेटिव चार्ज दिया, कार्बन के पास लेके गया, है ना। बोरोन को नेगेटिव चार्ज दे दिया यानी कार्बन के पास लेके गया। साइड एटम तो 4 सेम ही है, उसमें वो देखने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो ये कार्बन के पास चला गया। तो हम कार्बन के पास ही आ रहे हैं दोनों में, तो ये भी क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल है। जब हम बात करते हैं सिलिकॉन की, सिलिकॉन F4 जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है सिलिकॉन का F4 एंड SF4, ठीक है। ये आपका लास्ट क्या है, एग्जांपल है। आप देखो सिलिकॉन का F4 है और सल्फर का F4 है। सल्फर क्या है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, और सिलिकॉन क्या है, कार्बन फैमिली का है। तो ना तो इस पे कोई नेगेटिव चार्ज, ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों मेल ही नहीं खाते। इलेक्ट्रॉन काउंट ही अलग अलग हो गया। फ्लोरीन तो दोनों में 4 लगे, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कम ज्यादा हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन अलग आएगी। तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। तो यही आपका आंसर है। उसने ऐसा ऑप्शन पूछा था जिसके अंदर आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, ठीक है। तो आप देखते ही मॉलिक्यूल को बनाने की जरूरत नहीं है। अब इनको बनाने लग जाओगे तो इन सबको बनाओगे तुम। अगर इन सबको बनाने बैठ गए तो 10 मिनट लग जाएंगे आपको कम से कम इन सबको बनाने में, ठीक है। और सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, ये निकालोगे, वो निकालोगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट से आपका अगर काम चल रहा है तो आपको सिर्फ क्या देखना था, आपको सेंट्रल एटम के अंदर ये देखना था कि इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं साइड एटम सेम होने के बाद, ठीक है। तो वो हमने किया, वो करते ही हमें अपना आंसर मिल गया। बस ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ऐसे इजीली हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एमओटी की बात करेंगे, एमओटी को अच्छे से करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आप पढ़िए इनको अच्छे से, कुछ समझ में नहीं आता तो पूछिए।